नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी के द्वारा बिहार एग्रीकल्चरल ऑफिसर के लिए जो 1 मार्च को एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में जो इतिहास का क्वेश्चन है, लगभग में 13 क्वेश्चन इतिहास से आया हुआ है। उस 13 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिटेल्ड ढंग से डिस्कशन करने जा रहे हैं। और आज इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि आज बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियल क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों रिलीज कर दिया गया है। अब हमें जो बीपीएससी के द्वारा बताया गया जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी अब हमारे सामने है, तो हमारे लिए डिस्कशन करना और भी आसान हो गया है और समझना भी आसान हो जाएगा। जो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वही डिस्कशन बीपीएससी उसको आंसर मान रहा है या नहीं मान रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये डिस्कशन। तो ये है हमारा क्वेश्चन का पहला पेज। ये जो फ्रंट पेज है ये आपको फ्रंट पेज है। 1 मिनट क्वेश्चन निकाल लेते हैं, इंट्रोज के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये 61 नंबर का क्वेश्चन है। 61 ये कौन सा सेट है? सेट ए। ये सेट ए जो क्वेश्चन पेपर का है उससे मैंने ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर रखा हुआ हो। इसमें 61 से लेके कहाँ तक हिस्ट्री का क्वेश्चन है? तो 85 तक। 85 इसमें लगभग में बीच में देखिए आपको 61 से लेके 70 तक हिस्ट्री का क्वेश्चन है। फिर 76 से लेके आपको 76 से लेके 85 तक क्वेश्चन है, अर्थात बीच में आपको 6-5 क्वेश्चन जो है पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो हम लोग केवल यहाँ पर हिस्ट्री का क्वेश्चन ले रहे हैं, पॉलिटी का क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हरिसेन किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? पहला क्वेश्चन गुप्त वंश पर आधारित है। पहला क्वेश्चन किस वंश पर है? गुप्त वंश। हम लोग जानते हैं जो प्राचीन भारत में जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वंश है वो कौन सा है? गुप्त वंश। प्राचीन भारत का जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला वंश है मौर्य वंश। उसके बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वंश है गुप्त वंश। जिस गुप्त वंश का टाइम पीरियड हम लोग मानते हैं 275 से 275 एडी से लेके 550 एडी। और इसमें हम लोग अलग अलग राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। किस किस राजाओं के बारे में पढ़ते हैं गुप्त वंश में? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, आपको नाम केवल जानते हैं 2 गुप्त राजा शुरुआती, जिसमें है श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच। इसके बारे में केवल हम नाम जानते हैं, इसका उपलब्धि, इसकी कृति के बारे में कोई भी आइडिया नहीं। तो श्रीगुप्त और घटोत्कच। उसके बाद हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त वन के बारे में जानते हैं। उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं समुद्रगुप्त का जो एक बेटा होता है रामगुप्त, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री पॉइंट्स ऑफ व्यू से नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद आता है कुमारगुप्त, उसके बाद आता है स्कंदगुप्त। ये शक्तिशाली हमारे गुप्त वंश के शासक है। ये हमारे क्या है? शक्तिशाली गुप्त वंश के शासक है। इसी शक्तिशाली जो गुप्त वंश के शासक है इसी लोग का यहाँ पर नाम दिया गया है। तो पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा दिया है समुद्रगुप्त और तीसरा दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये जो हरिसेन है, हरिसेन इसी में से किसका दरबारी कवि था? ये हमारा क्वेश्चन पूछा। हरिसेन चंद्रगुप्त प्रथम का दरबारी कवि था या समुद्रगुप्त का था या चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था? तो देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हमें किसी भी प्रसिद्ध कवि या उसके लेखक के बारे में हमें मालूम नहीं। समुद्रगुप्त की प्रशंसा और उसकी उपलब्धि, उसका इतिहास हम लोग को कहां से पता चलता है? इलाहाबाद प्रशस्ति से। इलाहाबाद जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, जिस प्रयाग प्रशस्ति पर समुद्रगुप्त के का जो पारिवारिक इतिहास है, उसके पिताजी, दादाजी, उसकी कृति, उसकी उपलब्धि, उसका विजय अभियान, सब कुछ लिखा गया है एक पिलर पर संस्कृत भाषा में।
किसके द्वारा लिखा गया है? इसी हरिसेन के द्वारा। इसी हरिसेन जो इसका कवि भी था और संदीप विग्रह मंत्री भी था, इसका समुद्रगुप्त का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरिसेन किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? ये था समुद्रगुप्त का। और ये इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से प्राप्त होता है? इलाहाबाद में जो प्रयाग प्रशस्ति है, जो पिलर है, जिस पर अशोक के ने भी कुछ लिखवाया है, समुद्रगुप्त ने भी लिखवाया है, जहांगीर ने भी लिखवाया है, इस प्रयाग प्रशस्ति की ये प्रसिद्धि है और ये इंपॉर्टेंस है। इस पर केवल समुद्रगुप्त के बारे में ही हरिसेन के द्वारा नहीं लिखा गया है, इस पर अशोक के बारे में भी लिखा गया है, इस पर जहांगीर के टाइम पीरियड में भी लिखा गया है। तो ये प्रयाग प्रशस्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पर ऑप्शन और भी है, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हरिसेन ने कुछ लिखा है? नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है वो मिलता है एक लौह स्तंभ है, लोहा का एक स्तंभ है दिल्ली में, जिसको महरौली लौह स्तंभ कहते हैं। और इस पर जो इंफॉर्मेशन लिखा गया है वे इंफॉर्मेशन हम लोग मानते हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, लेकिन इसको किसने लिखा है ये नाम हम लोग को नहीं मालूम। तो इस क्वेश्चन से हम लोगों ने देखा जो हरिसेन गुप्त शासक जो था किसका दरबारी कवि है? तो समुद्रगुप्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, इसका आंसर भी देख लेते हैं जो बी माना गया है कि नहीं बीपीएससी के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर है 61 नंबर का क्वेश्चन का सेट बी में आंसर क्या है? सेट ए का आंसर क्या है? बी। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 62 नंबर का क्वेश्चन है। दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र ए और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबार के पास था और जिसके प्रमुख थे। तो दिल्ली में 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका प्रमुख कौन था? वास्तविक प्रमुख कौन था? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अभी जो ये क्वेश्चन है ये आपको कौन सा है? मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है और टॉपिक कौन है? 1857 का विद्रोह। 1857 का जो विद्रोह हुआ था आपको उत्तर भारत में खास करके, उसमें अवध में, कानपुर में, बिहार में, दिल्ली में, ये अलग अलग जगह पर, झांसी में अलग अलग आदमी नेतृत्व कर रहे थे, लीड कर रहे थे उस विद्रोह को। इस क्वेश्चन में पूछा जाए जो दिल्ली में जो विद्रोह हो रहा था उस विद्रोह को कौन संभाला था? उस विद्रोह का कमान किसके हाथ में था? तो याद रखिएगा दिल्ली में जो विद्रोह हो रहा था उसका कमान किसके हाथ में था? बख्त खान के हाथ में था। बख्त खान उस विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान कर रहा था। नाना साहब कहाँ कर रहे थे? तो नाना साहब जिस विद्रोह को नेतृत्व कर रहे थे आपको कानपुर में, कानपुर में नाना साहब विद्रोह को नेतृत्व कर रहे थे। बख्त खान कहाँ कर रहे थे? दिल्ली में। और हजरत महल कहाँ कर रही थी? तो लखनऊ में। इसका आंसर क्या होना चाहिए? 62 का आंसर होना चाहिए बी। तो देखते हैं कि बी माना गया है कि नहीं आंसर। तो यहां पर भी देखिए 62 का क्या आंसर है? बी है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वह कौन थी? तो इसमें पूछा क्या जा रहा है? 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वह कौन थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कादम्बनी गांगुली। याद रखिएगा कादम्बनी गांगुली जो भागलपुर की थी, बिहार में ही भागलपुर है, भागलपुर की कादम्बनी गांगुली थी। ये बंगाल में जो है, बंगाल में यूनिवर्सिटी, बंगाल यूनिवर्सिटी से पहली बीए पास करने वाली स्त्री थी और बाद में लंदन में जाके वहां से डॉक्टरी का सर्टिफिकेशन ली, ये डॉक्टर बनी और ये भारत में कांग्रेस के अधिवेशन में 1890 में शामिल हुई थी और कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित की थी। ये क्या की थी? कांग्रेस के अधिवेशन को 1890 में ये संबोधित की थी। तो इसका नाम याद रखिएगा, पहली ग्रेजुएट, पहली महिला ग्रेजुएट
पहली महिला सर्जन जो भारत में थी, ये आपको कादम्बनी गोंगले, और ये 1890 में कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित की थी। इसी में और ऑप्शन है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को हम लोग क्यों जानते हैं? सरोजनी नायडू भारत की पहली भारतीय महिला थी, पहली भारतीय महिला, भारतीय और महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? 1925 में। 1925 में भारत की पहली महिला जो भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। और 1924 में कौन बने थे? हमारे महात्मा गांधी। यहीं पे फिर एनी बेसेंट का भी नाम दिया गया। तो एनी बेसेंट पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष जो 1917 में बनी थी। 1917 में पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। पहली महिला भारतीय अगर रहेगा तो इसमें आएगा सरोजनी नायडू, पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, और कादम्बनी गोंगले 1890। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 63 का ए आंसर हो जाएगा। देखते हैं 63 का ए माना गया है कि नहीं। तो 63 का क्या आंसर है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक और उनके कार्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? यहाँ पर कुछ लेखक का नाम दिया गया है और उनके बुकों का नाम दिया गया है, तो इसमें से चेक करना है कौन सा सही है। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने के द्वारा क्या द इंडियन स्ट्रगल लिखा गया है? तो द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया। भगत सिंह द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नहीं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया है आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है व्हाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सा है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो हम सबको मालूम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा केवल सही? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। तो देखिए 64 का क्या आंसर है? ये भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता था? तो बिहार विभूति के नाम से हम लोग किसको जानते थे? अनुग्रह नारायण सिंह। ये बिहार के बहुत प्रसिद्ध राजनेता थे जो आपको देश की आजादी और देश की आजादी के बाद भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किए। अनुग्रह नारायण सिन्हा को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? बिहार विभूति के नाम से जानते हैं। उसके बाद प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी ऑप्शन में दिया गया है। प्रफुल्ल चाकी को हम लोग क्यों जानते हैं? प्रफुल्ल चाकी 1908 ईस्वी में 1908 ईस्वी मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ था, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंकने की कोशिश की थी, बम फेंककर जज को मारने की कोशिश किया था, तो इसलिए प्रफुल्ल चाकी का नाम प्रसिद्ध है। उपेंद्र नारायण झा, ये भी बिहार बेस्ड, बिहार के क्रांतिकारी थे। तो यहां पर हम लोग देखिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? 65 का ए। अनुग्रह नारायण सिन्हा, देखते हैं क्या है 65 का आंसर? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध, यहां पर फिर हम लोग गुप्त वंश पर आधारित क्वेश्चन देख रहे हैं। यहां पर हम लोग फिर से गुप्त वंश पर आधारित क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखिए, गुप्त वंश का अभी हम लोगों ने जिक्र किया था। जो गुप्त वंश में जो सबसे प्रसिद्ध पहला राजा होता है उसका क्या नाम है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। दूसरा कौन होता है? आपको समुद्रगुप्त। तीसरा होता है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त। ये सब जो है आपको गुप्त वंश के मजबूत गुप्त वंश का राजा को माना जाता है। जब तक इन लोगों का शासन था तब तक माना जाता है
गुप्त वंश एक शक्तिशाली वंश था, लेकिन स्कंद गुप्त के बाद गुप्त वंश की जो है स्थिति कमजोर हो जाती है, गुप्त वंश जो है कमजोर हो जाता है। और इस कमजोर गुप्त वंशों में हम लोग अलग अलग फिर गुप्त वंश के शासकों को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला किनका नाम है, पुरुगुप्त। पुरुगुप्त कौन है, इस कुमार गुप्त का बेटा और स्कंद गुप्त का भाई, पुरुगुप्त। पुरुगुप्त, पुरुगुप्त ये एक है, इसका नाम जानते हैं। उसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय, उसके बाद किसको जानते हैं, कुमारगुप्त द्वितीय। उसके बाद बुद्धगुप्त, उसके बाद बुद्धगुप्त, ये याद रखिएगा, बुद्धगुप्त। उसके बाद एक है बालादित्य, बुद्धगुप्त के बाद। उसके बाद भानुगुप्त, उसके बाद कौन है, भानुगुप्त। उसके बाद है वैन्यगुप्त, वैन्यगुप्त, वैन्यगुप्त। और लास्ट में कौन है, कुमारगुप्त तृतीय। लास्ट में कौन है, कुमारगुप्त तृतीय। एक बार फिर से हम सारा नाम बता देते हैं, जो कमजोर गुप्त वंश के राजा हैं, जिसके बाद गुप्त वंश खत्म हो जाता है। तो शुरुआत के जो 5 थे, चंद्रगुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, ये सब मजबूत गुप्त वंश के राजा हैं। इसके समय गुप्त वंश का साम्राज्य का एक अपना प्रतिष्ठा है। लेकिन जब कमजोर गुप्त वंश या गुप्त के अवनति काल में जिस गुप्त वंश का राजाओं का नाम है, उसमें कौन है, पहला पुरुगुप्त, दूसरा कुमारगुप्त द्वितीय, उसके बाद बुद्धगुप्त, उसके बाद बालादित्य, उसके बाद भानुगुप्त, उसके बाद वैन्यगुप्त और कुमारगुप्त तृतीय। इतना इसमें से जो बुद्धगुप्त है और भानुगुप्त है, ये दोनों थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग राजा माना जाता है। और ये दोनों अपने प्रसिद्धि के बारे में, अपने क्रियाकलाप को कहाँ पे लिखा है, एरन अभिलेख में लिखा है। कौन कौन लिखा है, बुद्धगुप्त और भानुगुप्त। बुद्धगुप्त के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, एरन अभिलेख से। भानुगुप्त के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, एरन अभिलेख से। समुद्रगुप्त की उपलब्धि भी हमें एरन अभिलेख से मिलती है। तो समुद्रगुप्त की उपलब्धि भी एरन अभिलेख से मिलती है, भानुगुप्त की उपलब्धि भी एरन अभिलेख से मिलती है, और बुद्धगुप्त की भी उपलब्धि मिलती है। बुद्ध, भानु और समुद्रगुप्त, ये 3 लोगों का उपलब्धि हमको कहां से मिलता है, एरन अभिलेख से मिलता है। इसमें देखिए कौन कौन सा है एरन अभिलेख के लिए, बुद्धगुप्त, बुद्धगुप्त आंसर हो जाएगा। स्कंदगुप्त का नहीं हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलता है एरन अभिलेख से। कुमारगुप्त का कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। एरन अभिलेख से सबसे पहले समुद्रगुप्त, उसके बाद बुद्धगुप्त, उसके बाद भानुगुप्त का इंफॉर्मेशन हमको मिलता है। तो 66 का क्या आंसर होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो देखते 66 का क्या आंसर दिया गया है। तो देखिए 66 का आंसर है आपको ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवाने इंसा का संबंध है। तो देखिए ये जो है दीवाने इंसा, ये क्वेश्चन है कहां से, ये क्वेश्चन आपको आया है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, पहले तो जो मध्यकालीन भारत में जो इंपोर्टेंट वंश है, मध्यकालीन भारत का कौन सा इंपोर्टेंट वंश है, एक है दिल्ली सल्तनत और दूसरा है मुगल। मध्यकालीन भारत जो स्टार्ट होता है लगभग में 700 से लेके आपको 1700 तक, 700 से 1700 तक। इसमें 2 वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत और मुगल, ये 2 इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली सल्तनत में जो अधिकारी सब थे, दिल्ली सल्तनत में जो अधिकारी थे, उसी में एक अधिकारी है दीवाने इंसा। दिल्ली सल्तनत में एक अधिकारी का पद है दीवाने इंसा। अब इस दीवाने इंसा का क्या काम था, तो शाही पत्राचार से रिलेटेड ये काम करता था। ये दीवाने इंसा क्या करता था, शाही पत्राचार से रिलेटेड काम करता था। तो ये भी हमको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जो महाराजा रंजीत सिंह का संबंध। अब ये फिर आधुनिक भारत का क्वेश्चन है। सिख आंदोलन जो हुआ है, एंग्लो मराठा युद्ध जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें क्या देखते हैं, रंजीत सिंह की कहानी पढ़ते हैं, रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह किस मिस्र का था, तो सुकर चकिया। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जो भी आप लोग
एक बार सिख के बारे में पढ़िएगा आधुनिक भारत में, तो उसमें महाराजा रंजीत सिंह का नाम आप जरूर पढ़िएगा, और उसके बारे में लिखा रहता है जो शुकरचकिया मिश्र से संबंधित था। 68 का क्या आंसर हो जाएगा? ए। और 66 का क्या आंसर है? बी। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 66 का बी है आंसर, और 68 का क्या आंसर है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थल पर मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था? तो मौर्य साम्राज्य जो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था 321 बीसी में, और जो मौर्य वंश 185 बीसी में खत्म कर दिया गया था, जिसका अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था। और जो प्राचीन भारत का पहला सबसे इंपॉर्टेंट वंश होता है मौर्य वंश। इस मौर्य वंश का जो राजधानी था, कहां पर राजधानी था? पाटलिपुत्रा में राजधानी था। इसके 3 इंपॉर्टेंट राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, और तीसरा अशोक, और आखिरी बृहद्रथ। टोटल हम लोग मानते हैं 10 शासक हैं। टोटल हम लोग 10 शासक मानते हैं, लेकिन हम लोग को याद रखना है कौन कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, और आखिरी बृहद्रथ। इसका एक महल हमको मिला है, कहां पर? कुम्हरार में मिला है। याद रखिएगा, कुम्हरार में, और ये लकड़ी का बना हुआ महल था। इसके अवशेष हमको आज मिला है, मतलब वर्तमान काल में हम लोग को कुम्हरार में मौर्य साम्राज्य का महल का अवशेष मिला है, जो लकड़ी का बना हुआ। ठीक है, ये पटना के बगल में ही कुम्हरार है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 69 का बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं 69 का क्या है। तो देखिए 69 का आंसर है आपको बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के रूप में हुआ था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। मीर कासिम, ईस्ट इंडिया कंपनी, शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल नवाब, मुगल बादशाह, अवध का नवाब, और मीर कासिम, ये तीनों एक तरफ थे और अंग्रेज अलग एक तरफ पार्टी था। ये दोनों कहां लड़ाई किए थे? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इस 1764 के युद्ध के बाद 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने 2 एग्रीमेंट किया। एक एग्रीमेंट अवध के नवाब के साथ किया, और एक एग्रीमेंट आपको मुगल एम्परर के साथ किया। एक एग्रीमेंट अवध के नवाब, और दूसरा एग्रीमेंट किसके साथ किया? मुगल बादशाह के साथ किया। और इस एग्रीमेंट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी का अधिकार मिल गया। अब बंगाल में जो दीवानी का काम करता, उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात रॉबर्ट क्लाइव एक आदमी को नियुक्त कर रहा है। बिहार में जो दीवानी का काम करता, उसके लिए एक अलग आदमी को नियुक्त कर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई? तो 1765 में अगस्त में ये एग्रीमेंट होता है रॉबर्ट क्लाइव का मुगल बादशाह और अवध के नवाब के साथ, जिसके तहत बिहार का उपदीवान किसको घोषित किया जाता है? सिताब राय को। और बंगाल का उपदीवान किसको घोषित किया जाता है? रेजा खान को। हम लोग को याद रखना है कि रेजा खान को बंगाल का उपदीवान, और बिहार का उपदीवान किसको घोषित किया गया है? सिताब राय को। सिताब राय से पहले कौन था बिहार का उपदीवान? तो धीरज नारायण था। तो ये भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको याद रखना चाहिए। तो अभी हम लोग यहां से लगभग में कितने क्वेश्चन किए? ये 4 क्वेश्चन, और यहां पर 4 8 टोटल हम लोग यहां 10 क्वेश्चन किए। ये एक पार्ट में किए हैं। अगला जो पार्ट होगा वीडियो का, उसमें बाकी के जो लगभग में हमारे कितने क्वेश्चन बचे हैं, यहाँ पर 4 3 7 और 10,
तो मतलब 3 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन का अगले वीडियो में दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा है या कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। थैंक यू।